नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की तारीख है 5 जून 2020 और आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमी का टॉपिक है। जैसा कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, उस शेड्यूल में आज इकोनॉमी का टॉपिक था। और आप लोगों को शेड्यूल अभी इसलिए नहीं मिला है कि मंडे से उसको प्रॉपरली मैंने बोल दिया है, वो स्टाफ ने बना भी लिया है, मंडे से प्रॉपरली उसको लागू करना है तो वो मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे उसको शेयर कर देंगे, यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे, 2-4 मिनट आपके जाएंगे। तो आज का जो इकोनॉमी का टॉपिक है उसमें हम भारत में नियोजन, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने अगर एग्जाम दिया होगा या पुराने पेपर दिए देखे होंगे तो उसमें आपको कुछ प्रश्न मिलते हैं कि फला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, इस तरीके के प्रश्न उनको कवर करेंगे। ऐसे प्रश्नों की संख्या है 20 और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के, जैसा कि हम रोज डिस्कस करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और डेली 30 में डेली हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज भी 30 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, द प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये जो पुस्तक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने लिखी थी उन्होंने हमारे यहाँ पर योजनाओं को आधारशिला प्रदान की थी। और इकोनॉमी अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो शुरुआत स्टार्टिंग का वो समय था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो भारत में ये पुस्तक लिखी गई थी और ये पुस्तक जो लिखी गई थी तब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर हुआ करती थी और उनका नाम था मोच गंडम विश्वेश्वरैया। ये एक इंजीनियर थे और इन्होंने 1934 में ये पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने नियोजन संबंधी एक योजना प्रस्तुत की थी और उस योजना को विश्वेश्वरैया मॉडल के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूर्ण स्टेटमेंट नहीं है। 1938 में किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था ये अभी हम व्याख्या में देखेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा है, ब्रिटिश सरकार ने मुदलियार समिति का गठन किया था। ये मुदलियार कमेटी भी याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से उत्तर तो इसका सी हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को पूर्ण करके हम देखते हैं। 1938 में कांग्रेस के तात्कालिक जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। फिर 1941 में एक अर्थशास्त्री थे रामास्वामी मुदलियार, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसको ब्रिटिश सरकार ने गठित किया था। यही दोनों स्टेटमेंट है। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट की समिति है ये 1941 में गठित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इसमें वैसे 4 क्वेश्चन भी बन सकते थे अलग अलग, लेकिन मैंने इसको एक ही क्वेश्चन में इसलिए समेटा है कि आपके कम क्वेश्चन में ज्यादा फैक्ट तैयार हो जाए। पहली है गांधीवादी योजना। ये योजना जो थी ये एस एन अग्रवाल की थी, बिल्कुल सही है। जन योजना, ये एम एन राय की योजना थी। इस योजना को, जो एम एन राय वाली योजना है, इसको साम्यवादी योजना के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी योजना है बॉम्बे योजना। बॉम्बे योजना जो है ये जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, जबकि ये पूंजीपति जो हमारे देश के थे उन पूंजीपतियों के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और इस समय के जो महत्वपूर्ण पूंजीपति थे उस समय के, वो थे टाटा, जेआरडी टाटा, रतन टाटा नहीं, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला और जान मथाई। इन लोगों ने मिलकर शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण की थी। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कब घोषित किया गया? आपको पता होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये तो बिल्कुल कोई छोटे बच्चों वाली बात है, आपको पता ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित कब किया गया था? 1948 की बात है जब भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था, जब भारत आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 1948 में इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। और फिर 1951 में देश में राष्ट्रीय नियोजन का कार्य प्रारंभ हुआ था। फिर वहीं से पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ था। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना में किस विषय पर जोर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस विषय पर जोर दिया गया था? हर योजना की एक थीम थी, एक विषय था, एक सेंट्रल पॉइंट था। तो इसमें किस विषय पर जोर दिया गया था? बहुत बार पूछा हुआ यह प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में यह पूछा गया है। कोई छोटी छोटी परीक्षा उठाएंगे वहां पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और यह जोर दिया गया था कृषि पर।
भारत जब आजाद हुआ था तो कृषि प्रधान देश था, आज भी हम इसको कहते हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है? अब हमारे यहाँ पे सेवा क्षेत्र का भी विकास हो रहा है, उद्योग क्षेत्र का भी विकास हो रहा है, हर क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन उस समय की स्थिति थी कि कृषि में अगर जोर न दिया जाता तो भुखमरी कैसे शांत होती, लोग भूखे सोते थे। तो कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाया जाना, कृषि पर जोर दिया जाना इसलिए इंपॉर्टेंट था। अगर जनता रोटी ही नहीं पाएगी तो आप याद करिए कि पहले का सपना क्या होता था, रोटी कपड़ा और मकान, यहीं तक सामान्य व्यक्ति का सपना होता था कि अगर उसके पास एक मकान है और उसके पास खाने को रोटी है और पहनने को कपड़ा है तो बहुत है उसके लिए। तो यहाँ पर सबसे इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रोटी। तो यही शुरुआत में ध्यान देने योग्य बात थी और सरकार ने इस पे दिया भी था ध्यान। उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं था? पहली पंचवर्षीय योजना फोकस कर रही थी एग्रीकल्चर पे, लेकिन अन्य लक्ष्य भी तो निर्धारित किए गए थे। इनमें से कौन सा एक लक्ष्य था जो उसमें शामिल नहीं था? शरणार्थियों का पुनर्वास। उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो जो शरणार्थी यहाँ पर आ रहे थे उनका सेटलमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। जो रिफ्यूजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और गांधी विहार, नेहरू विहार, इन एरियाज में रह रहे हैं, इवन मुखर्जी नगर भी, तो ये उस समय के सेटलमेंट के दौरान बसाए गए एरियाज थे। बहुत ही कम पैसे में, या उस समय तो फ्री दिए गए थे, बाद में उसको बहुत कम पैसे में दूसरे लोगों ने ले लिया, ट्रांसफर करा लिया। शुरू में उसको ऐसे ही बसाया गया था कि वहां के जो लोग बाहर के रिफ्यूजी आ रहे हैं उनको दिया गया था। अब धीरे धीरे बाद में उसको अन्य बिल्डर्स ने लिया, किसी ने बना लिया, वो अलग बात है। दूसरा है कि खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, एग्रीकल्चर वाली बात है, बिल्कुल सही है। तीसरा है मुद्रास्फीति को बढ़ाना। मुद्रास्फीति बढ़ाई क्यों जाएगी? बिल्कुल ये गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ये तो बिल्कुल सही है ही है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी, क्या यह सही बात है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी, यह गलत है, सही स्टेटमेंट नहीं है। किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस नाम था, उन्होंने इस योजना का मॉडल डेवलप किया था, इसीलिए उनके नाम से जाना जाता है। और जो ये हेराल्ड डोमर मॉडल है, इस पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था, यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, इस्पात संयंत्र, ये तीन दिए हुए हैं। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि औद्योगिकरण जो लक्ष्य था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। तो अगर उतना आपको याद है तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनका निर्माण किया गया था, इनकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? समय भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? वो प्रारंभ हुई थी 1951 से और चली 56 तक। फिर 56 में दूसरी प्रारंभ हुई और वो चली 61 तक। और तृतीय पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 के बीच तक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के विलंब होने का कारण क्या था? किस कारण से वो विलंब हुई थी? तृतीय के बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी वो विलंब हो गई थी। उसका कारण था 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। ए और बी दोनों सही हैं। और तीसरे पे दिया है मुद्रा का अवमूल्यन। उस समय मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था, बहुत स्थिति खराब थी, पैसे की वैल्यू उसकी घट गई थी। तो तीनों के तीनों कारण सही हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, योजना अवकाश की अवधि थी, प्लान हॉलिडे इसको बोलते हैं। तो प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? पीरियड उसका क्या था? अब ये जो योजना अवकाश की अवधि क्या थी, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि चौथी योजना को अंतिम रूप देने में जो देरी हुई थी, इसके स्थान पर 1966 से 1969 के बीच में तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। और इसी जो अवधि है 66 से 69 के बीच की, इसी अवधि को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1966 से
सी, सॉरी सी पे दिया हुआ है, 1900 सी पे भी नहीं है, डी पर है। देखिए ये क्या है, इधर तो 1969 मिल रहा है लेकिन इधर नहीं सेट हो। तो ऐसे आपको वहां भी देखकर एग्जामिनेशन हॉल में भी टिक करना है। कई बार मैं देखिए यहाँ पर गलत टिक कर देता हूँ, जल्दबाजी अगर हुई तो गलत टिक हो जाएगा। तो 1966 से 1969 यानी दोनों तरफ आप देख के तब मिलाइए उसको। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति किस योजना का केंद्र बिंदु था? कौन सी योजना थी जिसमें यह केंद्र बिंदु रखा गया था कि स्थिरता के साथ विकास किया जाएगा और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी? ये क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मोदी जी ने लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भरता की बात की है। और अगर आत्मनिर्भरता की बात हो रही है तो ये भी पूछा जा सकता है इतिहास में जाके योजनाओं के। इसका सही उत्तर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1969 से 1974 के बीच में ये रही योजना। अवकाश के बाद में इसको प्रारंभ किया गया था। 66 से 69 के बीच में योजना अवकाश था और स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इसका केंद्र बिंदु था। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था या थे? जहां पर ये था और थे ये इस्तेमाल हो तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ये यूपीएससी की लैंग्वेज है कि उत्तर जो है वो एक ऑप्शन से ज्यादा भी हो सकता है। और सी विकल्प पर देखिए उपर्युक्त दोनों लिखा हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सही भी हो। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करें तो गरीबी हटाओ तो था ही, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसको भी कंटिन्यू किया गया था इसके अंतर्गत। तो दोनों इसका सही उत्तर है। इस तरीके से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? रोलिंग प्लान, अब रोलिंग प्लान कहां से आया? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में ये चली, लेकिन उसके पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। 1977 की बात है, केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। सत्ता परिवर्तन क्या हुआ था? पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। सत्ता परिवर्तन होने से पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। जबकि इसको समाप्त कब होना था? कब समाप्त होना था? पांचवी पंचवर्षीय योजना चली कब थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 में चली थी और 79 तक जाना था, लेकिन इसको 78 में समाप्त कर दिया गया। जब 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया तो 1978 से 1983 के बीच में एक योजना का लक्ष्य रखा गया और कहा गया कि ये जो योजना होगी ये एक चक्रीय योजना बनाई जाएगी। लेकिन वो प्लान भी सफल नहीं हो पाया। 1980 में पुनः सत्ता में परिवर्तन हो गया और उसको भी समाप्त करना पड़ा। इस तरीके से रोलिंग प्लान की जो अवधि थी वो 1978 से 83 रखी गई थी, लेकिन 1978 से 1980 के बीच में ही सिमटकर ये अवधि रह गई और फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में आई और जो कि 85 तक चली। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगर इतनी हिस्ट्री आपको याद रहेगी तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जवाहर रोजगार योजना छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। क्या ये सही? सोच कर बताइए। थोड़ा सा जब देखिए मैं डिस्कशन किया करूं, यहां पर कोई चीज डिस्कस किया करूं तो आपको उस समय सोचना चाहिए कि आपको क्या इसके बारे में नॉलेज है। कुछ सेकंड के लिए ही सोचिए। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसलिए गलत है क्योंकि ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। अगर इसका एयर आपको याद है तो एयर के अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते थे, सन अगर आपको याद है। लेकिन योजना के हिसाब से याद करना है तो आप इसको याद कर लीजिए, ये सातवीं पंचवर्षीय 7th 5 ईयर प्लान में इसको किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 15 वर्षीय दीर्घावधि परियोजना का एक हिस्सा थी। उस समय फिर एक दीर्घ अवधि के लिए परियोजना बनाई जा रही थी कि आगे के 15 साल के लक्ष्यों को भी निर्धारित किया गया था, यानी हर 5 साल पे किया ही जाएगा, 15 साल में क्या किया जाएगा ये भी, तो उसका एक ये पार्ट थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। जवाहर रोजगार योजना 7th 5 ईयर प्लान आप याद रखिएगा। इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकरण के तुरंत बाद लागू हुई थी? उदारीकरण कब हुआ था क्या आपको पता है? 1991 का समय आपको पता है? अगर आपको पता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब उदारीकरण लागू हुआ था? यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो पंचवर्षीय योजना जो उदारीकरण के तुरंत बाद लागू हुई वो 1992 में लागू हुई थी और 1997 तक चली थी, और ये योजना थी 8वीं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था इसका? इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ वृद्धि, और ये दिया हुआ है सी ऑप्शन पे। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1997 से 2002 तक, और इस बीच में पीएम कौन थे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय पीएम थे, इस दौरान वो रहे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यों के साथ पहले विचार विमर्श नहीं किया जाता था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत ये प्रारंभ किया गया था कि आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप क्या विकास दर मतलब गेस कर रहे हैं, या आप कैसे चाह रहे हैं, कैसे विकास होगा, कैसे, मतलब जैसे पार्टिसिपेशन जब होता है, जैसे कई बार होता है मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि कैसी योजनाएं हम बनाएं और किस तरीके से कार्य करें कि आपको ज्यादा लाभ हो, तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सही हूं, तो ऐसा कभी भी सही नहीं होता है। पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही चीज ज्यादा निखर कर सामने आएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना से ये स्टार्टिंग की गई थी कि राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जाए और राज्यवार विकास दर निर्धारित की जाए, यानी स्टेट लेवल पे दे दिया जाए टारगेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया था, या ग्रोथ इसको बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन ग्रोथ होना चाहिए। अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना को गरीब के लिए योजना कहा गया, यानी कि इस योजना को कहा गया ये गरीबों की योजना है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हैं। और अंतिम प्रश्न है आज के इस टॉपिक का कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी कि इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? तीव्र, समावेशी एवं सतत विकास, ये इसका लक्ष्य था। इसके बाद अब योजना रही नहीं गई, अब योजना तो लाई नहीं जाती है, अब तो दीर्घ अवधि के लक्ष्य रखे गए हैं। उसमें क्या हो रहा है क्या पता, कब ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, ये मैंने देखा है, बाकी कोरोना वगैरह तो आया है, उसमें गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है। गवर्नमेंट की ये बुराई नहीं है, लेकिन अगर छोटे छोटे कुछ समय के लिए टारगेट होते थे तो पता तो चलता रहता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, फास्ट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखते हैं फटाफट और खत्म करते हैं आज का डेली 30। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया गया है? आज पर्यावरण दिवस है और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे ये प्रश्न तब तक इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक कि अगले साल का पर्यावरण दिवस नहीं आ जाता। ऐसा नहीं है, ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में कुछ लिख रहे हैं तो इन्वायरमेंट के एरियाज में कुछ भी अगर आपको लिखना पड़ रहा है, कोई पॉइंट की जरूरत है, तो विभिन्न देशों के साथ भारत क्या कर रहा है उसमें आप इसको डाल सकते हैं, इस फैक्ट को। इसका सही उत्तर है भूटान, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, ठीक है। और उसी के तहत पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए यह समझौता किया गया है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने एक क्लास स्टार्ट की है, सुबह वो आई थी, और उसमें हमने 5-6 मिनट में पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक, मतलब आज का जो डे था उससे रिलेटेड प्रश्नों को 8 प्रश्नों को डिस्कस किया था। उस पर एक प्रश्न में कुछ थीम का विवाद भी है, उसको आगे हम देखेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर बताइए, तो आगे भी हम फटाफट 5-10 मिनट का कुछ इस तरीके का, जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं कि फटाफट सब काम होना चाहिए, बहुत छोटा सा होना चाहिए वीडियो, तो उसको हम कुछ ऐसा करेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद किस योजना की निगरानी से संबंधित है? केंद्रीय रोजगार जो गारंटी परिषद है, ये अभी हाल में ये तय किया गया है कि मनरेगा योजना की ये निगरानी करेगा। कितनी भी आप निगरानी कर लीजिए, प्रधान जी के खाते ही इसमें फूले होंगे, और कुछ इसमें हो नहीं सकता है। आंतरिक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 10 क्षेत्रों की पहचान की है जहां आयात में कटौती की जानी है, जिसमें कपड़ा है, गहने हैं, मोबाइल है, रत्न है, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, मशीनरी है। इसके अलावा इसमें यह भी तय किया गया है कि मनरेगा योजना की निगरानी भी ये करेगा,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मेंस में यूज कर सकते हैं फैक्ट। जैसे मनरेगा पे आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, और अन्य कोई भी आप फैक्ट कुछ कर रहे हैं, तो ये मतलब जहां पर इससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो आप उसको यूज करिए। एक जो एस्से का पार्ट होता है, एस्से का एरिया बहुत ही व्यापक होता है। एस्से के एरियाज में इसका हिंदी क्या होता है, निबंध। और निबंध का मतलब होता है जहां पे बंधन ना हो, बंधन इतना ही होता है कि टॉपिक से आपको नहीं भटकना है, बाकी आप जो चाहे लिखें। तो ऐसे फैक्ट वहां पर काम आ जाते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जो ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है, जीडीपी में वृद्धि कितनी हुई है 19-20 में, है ना? तो 19-20 के बारे में ही हम बात करेंगे। 20-21 में अगर पूछता तो कितनी होगी ये बात होती, तो 4.2% ये रहा है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, वैसे अब ज्यादातर तो कोरोना और लॉकडाउन के चलते सब 0 और 1 की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आयकर रिटर्न आईटीआर, आयकर रिटर्न फॉर्म जो होता है आईटीआर फॉर्म, आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किस सीमा से अधिक नगद जमा पर जानकारी प्राप्त की जाएगी? अगर उससे ज्यादा आप नगद जमा करते हैं तो आपसे जानकारी ली जाएगी, और ये लिमिट रखी गई है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आप करेंगे। इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पेशेवर लोगों और कारपोरेट करदाताओं के आकलन वर्ष के लिए 2021 में आयकर रिटर्न प्रपत्र अधिसूचित किए हैं। तो ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, खास करके ये जो पेशेवर लोग हैं और कारपोरेट करदाता हैं उनके लिए है। अगर वो 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद जमा करते हैं तो इसकी जानकारी उनको देनी पड़ेगी, और विदेश यात्रा पर अगर 2 लाख रुपए से अधिक व्यय करते हैं तो वो जानकारी देनी पड़ेगी, और अगर बिजली का खर्च 1 लाख रुपए से अधिक है उनका तो जानकारी देनी पड़ेगी। इस तरीके से कई कैटेगरी हैं। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल निवेश योग्य परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल निवेश योग्य परियोजनाओं का ध्यान रखेगा। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो है ये सेल निवेश योग्य जो परियोजनाएं हैं उनका ध्यान रखेगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवों के जो अधिकार प्राप्त समूह है उनकी बैठक हुई है, और मतलब उनकी स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, और ये जो समूह होगा ये भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए कार्य करेगा। इसी के तहत ये जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा ये सेल निवेश योग्य जो परियोजनाएं होंगी उनका ध्यान रखेगा, और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय भी स्थापित करेगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, फार्माकोपिया आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी, इन दोनों का विलय करके एक आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है फार्माकोपिया आयोग। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। इन दोनों को, फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय किया गया, ये सही है। यह आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत संचालित होता है, और ये 2010 से परिचालन में है। ये एक स्वायत्त निकाय तो है, ये एक ऑटोनमस बॉडी है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहां पर देखिए दूसरा फैक्ट इसमें एक और दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत संचालित होता है। अब आपको यहां पे चेक करना है कि किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये कार्य करता है आयुष मंत्रालय के तहत, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय से अलग है। तो ये फैक्ट गलत हो गया, तो स्टेटमेंट तो पूरा गलत हो गया। बाकी ये 2010 से परिचालन में, ये सही है, लेकिन इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 आई। तो जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 है ये किसके द्वारा जारी की गई है ये आपको बताना है, और इसको जारी करता है हर बार विश्व बैंक। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जो जारी की है 2020 की, इस रिपोर्ट में कोविड-19 के प्रभाव का भी आकलन किया है। कोविड-19 पे बहुत सारे प्रश्न ये बन रहे हैं, लेकिन कोविड-19 पर कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता। हर जगह आप कोविड-19 रोज एक आध प्रश्न पा जाएंगे, लेकिन एक मैं सोच रहा हूं कि कोविड-19 का समग्र रूप से 100-150 को प्रश्नों का एक आपको पीडीएफ भी दे दूं, और उसका डिस्कशन भी यहां पर कर दूं। कई पार्टों में उसको कर दूंगा जिससे लंबा वीडियो ना हो। तो ये जो है किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने।
और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते हुए बाजार और विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत असुरक्षित हो गई हैं ये जो कोविड 19 के प्रभाव में, और स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, और साथ में पर्यटन में जो नुकसान हो रहा है। अब कोई गोवा नहीं जाएगा? कोई जाएगा गोवा? फ्री में टिकट अगर आपको दिया जाएगा तो शायद इस समय आप नहीं जाएंगे। कितनी भी रेत वहां पड़ी हो आप उसमें लेटने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना हो सकता है उसमें। तो ये नुकसान हो रहा है इकोनॉमी का, बाहर के लोग भी नहीं आ रहे हैं, पैसा इधर से उधर जा ही नहीं रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं रह गई है। पैसा कहाँ आप खर्च करेंगे? बाहर आपको कुछ खाना नहीं है, समोसे भी सोच समझ कर खाने पड़ेंगे। इस तरीके से कोरोना ने जो इफेक्ट छोड़ा है अभी कुछ दिन तक रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? ये जो प्रश्न है, सुबह वाली क्लास जो मैंने पर्यावरण पे ली थी उसमें कहा था कि टाइम फॉर नेचर इसका थीम है। कई जगह हैं जहां पर इसकी थीम मिल रही है टाइम फॉर नेचर, विकिपीडिया पर, कई जो आधिकारिक वेबसाइट हैं वर्ल्ड लेवल पर उन पे, लेकिन इंडिया में कई वेबसाइट हैं, यहाँ के जो समाचार पत्र हैं उन सब में अधिकतर मिल रहा है सेलिब्रेटिंग बायोडायवर्सिटी। अब क्या किया जाए? मैंने यहां पर ये विचार किया, आगे मैं इसको देखता रहूंगा या आप लोगों में से किसी को मिलेगा सप्रमाण आप कमेंट कीजिएगा। सी उत्तर मैं इसका दे रहा हूं, उपयुक्त दोनों सही है। बहुत कम उम्मीद है कि ये दोनों की दोनों आपसे साथ में देके पूछे जाएं। दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है? तो फिलहाल इसका सी उत्तर मानिए कि दोनों सही हैं। बाकी मैं जल्द ही मेरी तरफ से कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि ये मिल जाए और मैं आपको सोर्स सहित बता सकूं। और अंतिम प्रश्न है, वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वदेश पहल में निम्न में से कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है? कौन सा मंत्रालय है जो स्वदेश पहल में शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसमें शामिल है, विदेश मंत्रालय शामिल है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय शामिल है, लेकिन वित्त मंत्रालय इसमें शामिल नहीं है। अब स्वदेश मंत्र ये है क्या? स्वदेश का जो पूर्ण रूप है वो है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये इसका फुल फॉर्म है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और ये जो मिशन है ये वंदे भारत मिशन के तहत शुरू किया गया है। ये पहल जो स्वदेश पहल है ये वंदे भारत मिशन के तहत शुरू की गई है, और इस पहल का उद्देश्य विदेशों से जो लौटने वाले भारतीय हैं उनके डेटाबेस को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर तैयार करना है, जिससे कि उनको रोजगार देने में आसानी हो। और जहां तक बात ये वंदे भारत मिशन की है, तो इस मिशन का उद्देश्य दुनिया भर से जो भारतीय जहां फंसे थे उनको लाना है यहाँ पर, और गैर अनुसूचित और वाणिज्यिक उड़ानें इसके दौरान भरी गई थी जिससे कि आसानी से उनको लाया जा सके। बाकी हमने चर्चा किया है पहले, ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और अगर आपको वो वाली क्लास पसंद आती है तो उसके बारे में भी आप बताइएगा। बाकी वही सूचनाएं हैं, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, आपकी पसंदगी पर यह निर्भर करता है। बाकी मेरी टीम की तरफ से एक सूचना है जो कि मैं बोलने के लिए विवश रहता हूं कि अगर आपको आरओ या आरओ बीओ और यूपीपीएससी 2020 के बारे में प्रैक्टिस सेट की बारे में जानकारी चाहिए या प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो आप 6307281212 पर व्हाट्सएप करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं कॉल कम रिसीव कर पाता हूं, तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। कोई दबाव नहीं है, आपको अगर अच्छा लगे चाहिए हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जानकारी के बाद। थैंक यू वेरी मच।